क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी उसमें नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। पाठ का नाम है जानता हूँ मैं। लेखक है महात्मा गांधी जी। मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर और विषय अध्यापक यानी मैं श्री उमेश भाबर सर आप स्वागत करता हूँ। हम पहले लेखक का और पाठ का परिचय करवा लेते हैं। महात्मा गांधी का परिचय। उनका जन्म 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ और उनका मृत्यु 1948 दिल्ली में हुआ था। उनका परिचय तो पहले से ही हमें है, लेकिन पाठ के समय हमें थोड़ा सा परिचय करवा लेना ये हमारा कर्तव्य बनता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। पूरा देश आपको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करता है और महात्मा नाम से जो मिली उपाधि है उससे उसे जाना जाता है। उसने अपने कृतियों में जो भी कुछ किताबें लिखने का प्रयास यहाँ किया है उनका भी वर्णन कृतियाँ यहाँ दी है, जैसे कि सत्य के प्रयोग। ये हमारे जीवन में सत्य के प्रयोग एक बार पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। आप एक बार पढ़ के देखो, इनकी आत्मकथा है और सच्चाई उसमें कैसे उसने लिखने का प्रयास किया है। अपने मन में जो डर रहता है तो वो डर लिखावट के तरीके से उसने वहाँ समाज को बताने का प्रयास सत्य के प्रयोग में हुआ है। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते हुए गांधी जी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे ही हमें जो पाठ का परिचय लेना है तो पाठ के परिचय में बोलते समय या इसमें जो दिया है उनका वर्णन करते समय महात्मा गांधी के विचारों पर जो पाठ यहाँ आधारित है, यहाँ इसमें जो महत्वपूर्ण घटक दिए हैं उसमें से ईश्वर यानी भगवान, कर्म, अपना कर्म ही हमें कितना सत्य की ओर लेके जाता है, यही भाग हमें यहाँ देखना है। जैसे कि ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि हमारे अंदर से कुछ आवाज़ आती है लेकिन हम बोल के नहीं दिखाते, उनके बारे में भी वर्णन यहाँ पाठ में हुआ है। आशा, जैसे कि देखो हमें बढ़ोतरी मिली, हमें ज़्यादा अच्छा काम मिला और भी अच्छा मिल जाए, ऐसी आशा हमारे अंदर रहती है। विश्वास, किसी के प्रति हमारे मन में विश्वास रखना उतना ही महत्वपूर्ण कैसे होता है, इनका भी वर्णन इस पाठ में हुआ है। और वचनबद्धता, एक बार मुँह से निकला शब्द वो बदलना नहीं चाहिए, इसकी उदाहरण आदि के बारे में गांधी जी ने इस पाठ अपने विचार ग्रहणीय किए हैं। गांधी जी के ये विचार आज भी समाज के लिए एक प्रकाश का स्तंभ और अच्छा मार्ग बताते हुए इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने हमें बताने का प्रयास यहाँ किया है। चलते हैं, पाठ का हम पहला परिचय तो लिया है, लेकिन पहला परिच्छेद हमें यहाँ देखना है। तो परिच्छेद देखते समय हमें फिर से एक बार पाठ के शीर्षक की ओर जाना है कि जानता हूँ मैं। जब गांधी जी का ये पाठ पढ़ते समय हमें हमारे अंतरात्मा को देखना है, पहचानना है, महसूस करना है, तब हमारे मन में ये शब्द आता है कि जानता हूँ मैं ये, लेकिन हम उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं करते। इसलिए गांधी जी ने भी इस पाठ का शीर्षक जानता हूँ मैं ऐसा दिया है। देखते हैं, पहले हम परिच्छेद पढ़ते हैं। देखें, परिच्छेद में हमें जो भाग देखना है वो परिच्छेद का एक एक पंक्ति का भाग, एक एक अक्षर हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के जवाब हमें इसमें ढूंढने हैं और ढूंढकर उस सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। चलो चलते हैं पाठ की ओर। मैं मार्ग जानता हूँ। गांधी जी यहाँ बोल रहे हैं, मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और सैकड़ा है। देखो, उसने जो मार्ग का वर्णन किया है वो सीधा और सैकड़ा है। वह तलवार की धार की तरह है। देखो, दो भागों में बांटा है उसने, सीधा और सैकड़ा भी है और तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद तो आता है, जब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ।
देखो, किसी भी मार्ग पर चलते समय कठिनाई आती है, लेकिन उस कठिनाइयों पर चलते समय हमें रोना आता है, दुख होता है। उसका वर्णन ऐसे हुआ है, ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। देखो कितना अच्छा यहाँ बताया गया है कि ईश्वर का एक वचन है जो प्रयास करता है, प्रयास करने वाला कभी फेल नहीं जाता, ये हमने सुना है। लेकिन ये देखो यहाँ, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता, मुझे इस वचन में पूरी आस्था है। जैसे कि जो आस्था है ना, विश्वास, जैसे कि हमने देखा कि इस पाठ में विश्वास के बारे में भी जो कहा है, तो मुझे इस वचन में पूरी आस्था है, मुझे विश्वास है। इसीलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकाम रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी। देखो, आप जैसे कि 10वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करते समय ऐसा टेंशन आ जाता है कि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊँ या न हो जाऊँ। आप डगमगाते रहते, लेकिन एक बार परीक्षा आ जाती, परीक्षा आने तक आप डटे रहोगे अपने काम पर, तो आपको कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा होगा जरूर। देखो, हम हमारा कर्तव्य निभाते रहे, हमारा कर्म करते रहे, हमारी जो आशा है उसी पूरी करना है, तो हमारा कर्म हमें जारी रखना है। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। देखो, आत्मा के बारे में यह वर्णन करते हुए गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मा जब तक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति यानी संकट की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती, यानी संतोष यानी आनंद का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए, देखो 3 लोगों के बारे में यहाँ कहा है, मेरे जैसे, जैसे कि उसने अपने खुद को कहा है कि मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति को। अभी जैसे कि भंगुर कहे तो अधिक दिन न टिकने वाला, खुद पर विश्वास नहीं होता तो वो कहता है कि जैसे कि एक आध खिलाड़ी है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, वैसे अधिक दिन तक न टिकने वाला भंगुर होता है, जल्दी ही वो नष्ट हो जाता है। दुर्बल, कमजोर, दुबला पतला, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। और दीन यानी गरीब व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या जो भी दोष में देखता हो उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। मेरी अंत चेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है। अंत चेतना यानी आत्मज्ञान, अंदर का जो आत्मविश्वास, अंतरात्मा की आवाज़ जो कहा है ना, उसे अंत चेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए ही प्राप्त है। देखो कितना अच्छा उदाहरण यहाँ दिया है कि अंतरात्मा जो कहती है वो एक दिशा की ओर ले जाकर जाना चाहती है। इन दोनों विरोधी दल, जैसे कि देखो एक मार्ग पर हमें जाना है, तो एक मन कहता है कि हमें जाना चाहिए और दूसरा मन कहता है हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे दो विरोधी दलों के कार्यों से हमें मुक्ति पाना है, तो क्या करना चाहिए? उस मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए हमें प्राप्य है। जैसे कि हमें एक निश्चय करना है, हमें जाना है या नहीं, इसके लिए एक निश्चय करना है। यही हमारे लिए ये महत्वपूर्ण अंतरात्मा कह सकती है। देखो आगे वाले भाग में, मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। मुक्ति कर्म यानी मेरा काम पूरा होने के बाद मुझे जो अभी मिलने वाला है, ये मुक्ति कर्म का उदाहरण यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। यंत्रवत यानी जैसे कि आज की दिनों में जो यंत्र से किया हुआ कर्म है, जैसे कि 100 लोगों का काम एक ही आदमी करता है, तो इसको त्यागना ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन आजकल के इस जमाने में, विज्ञान के युग में उसे त्यागना संभव नहीं है, लेकिन हमें इस भाग के लिए उसे जानना है। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है।
ये देखो, यह तो अनासक्त भाव से, अनासक्त यानी निर्लिप्त, जो आसक्त न हो, उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है कि यह तो अनासक्त भाव से प्रभुत्व कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंत चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। ऐसे इस तरीके से यहाँ हमें इस परिच्छेद में बहुत कुछ बताने का प्रयास गांधी जी ने यहाँ किया है। लेकिन ऐसा ही परिच्छेद जैसे कि हमने भावार्थ और कठिन शब्दों के साथ देखा, वैसा आपको कौन सा भी यहाँ परिच्छेद दिया जाए तो उसे समझ कर लेना है, और उस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवालों की तरफ हमें जाना है। चलो, मैंने भी कुछ सवाल यहाँ इस परिच्छेद पर आपको देने का प्रयास किया है, वो हम यहाँ देखते हैं। देखो, कृति पूर्ण कीजिए। पहला यह कृति का संजाल का सवाल यह दिया है कि महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं। अभी जो महात्मा गांधी के बताए गए मार्ग की जो विशेषताएं है, उसके लिए हमें 2 भाग दिए हैं। इन 2 भागों में हमें यहाँ जवाब लिखना है। चलो चलते हैं। महात्मा गांधी के बताए जो मार्ग हमने परिच्छेद के पहले ही पंक्ति में देखे थे, पहले ही पंक्ति में हमने देखे थे कि नहीं। रास्ते के बारे में कहा था कि सीधा और सैकड़ा है, और दूसरा भी मार्ग यहाँ उनकी विशेषता बताई गई थी कि वो तलवार की धार की तरह है। यानी कि पहला यहाँ लिखना है और दूसरा यहाँ लिखना है। ऐसे दो मार्ग और उनकी विशेषता यहाँ लिखोगे तो आपको 1 अंक यहाँ मिल सकता है। ऐसे तरीके से आपको उनका जवाब लिखना है। लेकिन ढूंढने के लिए हमें देखो, महात्मा गांधी के बताए गए मार्ग की विशेषताएं हमें ढूंढनी है। तो हम फिर एक बार परिच्छेद की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ हमने देखा था कि वो जो मार्ग के बारे में कहा है, देखो सीधा और सैकड़ा है और तलवार की धार की तरह है। ऐसे तरीके से पहले ही पंक्ति में हमें उनका जवाब मिला है। तो परिच्छेद एक बार पढ़ते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए आपको परिच्छेद ध्यान लगाकर पढ़ना है। देखो, दूसरा सवाल यहाँ संजाल का ही पूछा है। गांधी जी की आत्मा तब तक संतोष का अनुभव नहीं कर सकती जब तक, अभी उसका भी जवाब हमें यहाँ देखना है। एक बार उसको परिच्छेद जो पढ़ा हमने उसमें दिया था कि गांधी जी की आत्मा तब तक संतोष यानी आनंद का अनुभव नहीं कर सकती जब तक, क्या जब तक, वह एक भी अन्याय की साक्षी है। देखो, उसका वर्णन करते हुए हमें यहाँ जो जवाब देखना है तो परिच्छेद में आपको ढूंढकर मिल सकता है। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको उसका जवाब बता देता हूँ। पहले में जो लिखना है, देखो उसमें अन्याय की साक्षी है, वो एक भी अन्याय की साक्षी है, ऐसा जवाब वहाँ लिखना है। और दूसरे में जो लिखना है वह एक भी विपत्ति की साक्षी है। 2 शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ अन्याय और विपत्ति इन दोनों की साक्षी है ऐसा लिखोगे तो आपको वहाँ 1 अंक मिल सकता है। देखो, तीसरा भी सवाल यहाँ पूछा है, वो भी संजाल का ये है। तो उसमें भी 3 जवाब यहाँ लिखने, 2 ही लिखने हैं, लेकिन 1 दिया है, 1 अंकों के लिए, आधे आधे अंकों के लिए दिया है। तो गांधी जी द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त विशेषण हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे कि 3 घटक यहाँ बताए गए थे, वो तीनों घटक मैंने आपको परिच्छेद पढ़ते वक्त आपको बताया था। भंगुर एक शब्द दिया है तो 2 आपको झट से समझ में आना चाहिए। पहला जो दिया था दुर्बल, दूसरा दिया था भंगुर और तीसरा दिया था दीन। वो तीनों की तीनों शब्द यहाँ लिखने हैं। ऐसे तरीके से आपको अलग अलग तरीके से जो सवाल है वो सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ जो 3 सवाल मैंने उदाहरण के लिए दिए, वैसे बहुत से सवाल इस पर हम तैयार कर सकते हैं। आप घर पर पढ़ाई करते वक्त ये परिच्छेद फिर से 1-2 बार मन लगाकर पढ़ना है उस पर। इसके अलावा भी सवाल लिखने हैं और उनके जवाब भी ढूंढने हैं। देखो, सवाल जब लिखते हैं ना, पहले आपको जवाब ढूंढना पड़ता है और बाद में उसके सवाल आप लिख सकते हैं। देखो, इसके अलावा हमें जो आखिरी वाला सवाल पूछा जाता है वो होता है स्वमत या अभिव्यक्ति का। अभी स्वमत और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है कि देश की उन्नति में
युवाओं का योगदान। देखो, देश की उन्नति में युवाओं का योगदान, ये जो महत्वपूर्ण शीर्षक है उसको हमें ध्यान में लेना है। देश की उन्नति यानी विकास, देश की विकास में युवाओं का यानी तरुण वर्ग, जो छात्र है, कॉलेज के छात्र है, इन सभी का योगदान कैसे होता है, इस विषय पर अपने विचारों को लिखित अभिव्यक्ति सोमत हमें यहाँ लिखना है। 2 अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए आपको यहाँ पूछा जाता है। उस पर कुछ उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, भारत देश एक युवाओं का अमीर देश है, ऐसा कहा जाता है। भारत देश में बहुत अमीर जनता हमें जहाँ देखने को मिले, सभी जनता में, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है भारत देश में। हमने भूगोल में पढ़ा है कि नहीं। इस वाक्य का भी इस्तेमाल ऐसे तरीके से आप इसमें कर सकते हैं कि युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर बड़ा तेज दौड़ता है, यानी उनका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, बड़ा तेज दौड़ता है किन बातों को, नई नई बातों को लेकर। उनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। सही में उसमें ऐसी शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व युवाओं के ही ऊपर निर्भर था। जैसे कि भारत स्वतंत्र होने से पहले भी युवाओं ने यहाँ क्रांतिकारियों का रूप लेकर यहाँ भारत में स्वतंत्रता मिलवा कर दी, और स्वतंत्र भारत का भी संपूर्ण दायित्व आज हमें युवाओं के ही ऊपर निर्भर है, ऐसा कहने में। यही युवक हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। हमारे देश के युवाओं ने ही आज हमें सूचना तकनीक के क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रणी बना दिया है। आज हम इस क्षेत्र में सुपर पावर माने जाते हैं। देश के युवा वर्ग ने विश्व के कोने कोने में हमारे देश की छवि को यहाँ सुधारा है। इसलिए यह कहना है कि देश की उन्नति में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप सोमत का जवाब यहाँ लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।